गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सोशल चेंज के सिद्धांतों की बात करेंगे। तो सोशल चेंज के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से विद्वानों के द्वारा दिए गए। तो समाज में सामाजिक परिवर्तन किन कारकों से और किन नियमों के अंतर्गत होता है, उसकी गति एवं दिशा क्या होती है, इन प्रश्नों से को लेकर प्राचीन समय से ही विद्वानों के द्वारा अनेक सिद्धांत दिए गए हैं। तो आज हम उन्हीं सिद्धांतों की बात। प्रारंभ में दार्शनिकों ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत प्रस्तुत किए। बाद में समाजशास्त्रियों ने भी अपना योगदान दिया। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या कुछ विद्वानों ने सिद्धांतों के प्रतिपादन द्वारा की। उनका ये मानना था कि समाज में परिवर्तन इन्हीं नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार होता है। 16वीं सदी में जीन बोर्डिन ने विश्व की विभिन्न सभ्यताओं का अध्ययन किया और उन्होंने ऐतिहासिक अध्ययन किया। इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने अपना मत व्यक्त किया कि समाज में परिवर्तन चक्रीय रूप से घटित होते हैं। उनका ये मानना था कि एक चक्र के रूप में समाज में परिवर्तन होता है। यद्यपि उनकी यह बात उस समय पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई, किंतु बाद में कुछ विद्वानों ने परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों को जन्म दिया। 18वीं सदी में फ्रांस में यह मत प्रचलित हुआ कि विचार और चिंतन समाज में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। 19वीं सदी में कॉम्ट, हेगल एवं कॉल मैनहीम जैसे विचारकों ने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका को महत्व दिया। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में उन विद्वानों ने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए जो समाज के उद्विकास एवं प्रगति को समझने में रुचि रखते थे। कॉम्ट, स्पेंसर, ऑबहाउस आदि विद्वानों ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरता है और प्रत्येक समाज को इन स्तरों से गुजरना होता है। ये स्तर कौन से होंगे, इस बारे में उनमें मत भिन्नता है। यह मत बाद में आने वाले समाज वैज्ञानिकों जैसे मॉर्गन, टायलर, हेनरी मैन, वेस्टरमार्क, हेडन एवं लेवी ब्रूहल आदि ने भी स्वीकार किया और इस आधार पर परिवार, विवाह, धर्म, कला, संस्कृति में परिवर्तन की उद्विकासीय प्रवृत्ति का उल्लेख किया। उस समय यह धारणा भी बनी कि परिवर्तन सदैव सरलता से जटिलता, समानता से असमानता और बुराई से अच्छाई की ओर होता है। परिवर्तन की उद्विकासीय व्याख्या के विपरीत विद्वानों ने परिवर्तन की चक्रीय प्रकृति का उल्लेख किया। स्पेंगलर, टॉयनबी, पेरेटो एवं सोरोकिन के अनुसार समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता है और हम जहाँ से प्रारंभ होते हैं घूम फिर कर वहीं पे पुनः पहुँच जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक समाज उत्थान और पतन के दौर से गुजरता है। परिवर्तन की उद्विकासीय एवं चक्रीय व्याख्या के बाद विद्वानों ने किसी एक कारक को परिवर्तन के लिए उत्तरदायी ठहराकर परिवर्तन की निर्धारणवादी व्याख्या प्रस्तुत की। मार्क्स एवं वेबलिन ने प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक कारक को, ऑगबर्न ने संस्कृति को, मैक्स वेबर ने धर्म को परिवर्तन के लिए उत्तरदायी ठहराया। आज हम इन्हीं सिद्धांतों की बात करेंगे। तो हम सर्वप्रथम सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की बात करेंगे कि सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत क्या है। चक्रीय सिद्धांतकार कौन कौन से हैं, वे इस बारे में अपना क्या मत प्रकट करते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों के अनुसार समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता है। हम जहाँ से प्रारंभ होते हैं घूम फिर कर पुनः वहीं पहुँच जाते हैं। इस प्रकार के विचारों से प्रेरित होकर विद्वानों ने प्रकृति को समझा। प्रकृति में हम देखते हैं कि ऋतु का एक चक्र चलता है। सर्दी, गर्मी एवं वर्षा की ऋतुएं एक के बाद एक पुनः पुनः आती हैं। इस प्रकार से रात के बाद दिन एवं दिन के बाद रात का एक चक्र चलता है। इसी प्रकार व्यक्ति भी जन्म और मृत्यु के दौर से गुजरते हैं। हम जन्म लेते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं, फिर मृत्यु का वर्ण करते हैं, फिर हम पुनः जन्म लेते हैं और ये चक्र हमारा चलता रहता है। परिवर्तन के इस चक्र को कई विद्वानों ने समाज पर भी लागू किया और कहा कि परिवार, समाज और सभ्यताएं उत्थान और पतन के चक्र से गुजरते हैं। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने विश्व की अनेक सभ्यताओं का उल्लेख किया और कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो सभ्यताएं आज फल फूल रही हैं और प्रगति के उच्च शिखर पर हैं, वे कभी आदिम और पिछड़ी अवस्था में थीं और आज जो सभ्यताएं नष्टप्राय दिखाई दे रही हैं, भूतकाल में वे विश्व की श्रेष्ठ सभ्यताएं रह चुकी हैं। इस प्रकार चक्रीय सिद्धांतकार सामाजिक परिवर्तन को जीवन चक्र के रूप में देखते हैं। चक्रीय सिद्धांतकारों में हम स्पेंगलर, टॉयनबी, पेरेटो एवं सोरोकिन के सिद्धांतों को पढ़ते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चक्रीय सिद्धांतकार कौन कौन से हैं, इन विद्वानों ने कौन सा सिद्धांत दिया। एक ग्रुप दे दिया जाएगा आपको कि टॉयनबी, स्पेंगलर, सोरोकिन और पेरेटो ने
सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो हम प्रथम स्पेंगलर का सिद्धांत देखेंगे। सामाजिक परिवर्तन के बारे में जर्मन विद्वान ऑसवाल्ड स्पेंगलर ने 1918 में अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में अपना चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो स्पेंगलर का सिद्धांत क्या है? चक्रीय सिद्धांत। और उनकी बुक क्या है? द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। इस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के उस विकासीय सिद्धांतों की आलोचना की और कहा कि परिवर्तन कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होता। स्पेंगलर का मत है कि सामाजिक परिवर्तन का एक चक्र चलता है। हम जहाँ से प्रारंभ होते हैं घूम फिर कर पुनः वहीं पहुँच जाते हैं। जैसे मनुष्य जन्म लेता है, युवा होता है, वृद्ध होता है, फिर मृत्यु उसकी होती है और फिर पुनः जन्म लेता है। तो जन्म मृत्यु का यह क्रम चलता रहता है। यही चक्र वो कहते हैं कि मानव सभ्यता संस्कृति के उत्थान, पतन, निर्माण और विनाश के चक्र से भी होता है। वे भी मानव शरीर की तरह जन्म, विकास और मृत्यु को प्राप्त होती हैं। अपनी इसी बात को सिद्ध करने के लिए आपने विश्व की 8 सभ्यताओं अरब, मिस्र, मेजियन, माया, रूसी और पश्चिमी संस्कृतियों का उल्लेख किया और उनके उत्थान एवं पतन को दर्शाया। स्पेंगलर ने पश्चिमी सभ्यता के बारे में कहा कि यह अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच गई है। उद्योग एवं विज्ञान के क्षेत्र में उसने अभूतपूर्व प्रगति की है, किंतु अब यह धीरे धीरे क्षीणता एवं स्थिरता की स्थिति में पहुंच रही हैं। अतः इनका विनाश अवश्यंभावी है। उन्होंने जर्मन संस्कृति के बारे में भी ऐसे ही विचार प्रकट किए और कहा कि यह भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है और अब इसका पतन निकट है। स्पेंगलर की भविष्यवाणी उस समय सत्य प्रतीत हुई जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी का पतन हुआ। स्पेंगलर ने कहा कि युद्ध और शस्त्रों का निर्माण सभ्यता के पतन के सूचक हैं। उनका मत है कि भविष्य में पश्चिमी समाजों का आज जो दबदबा है वह समाप्त हो जाएगा और उनकी संपन्नता एवं शक्ति नष्ट हो जाएगी। आपने कहा कि दूसरी ओर एशिया के देश जो अब तक पिछड़े हुए थे, कमज़ोर एवं सुस्त थे, अपनी आर्थिक और सैनिक शक्ति के कारण प्रगति एवं निर्माण के पथ पर आगे बढ़ेंगे। वे पश्चिमी समाजों के लिए एक चुनौती बन जाएंगे। इस प्रकार पश्चिमी एवं एशिया के समाजों के उदाहरणों द्वारा स्पेंगलर ने सामाजिक परिवर्तन की चक्रीय प्रवृत्ति को स्पष्ट किया। अब इनके सिद्धांत की भी आलोचना हुई। तो स्पेंगलर के सिद्धांत की जो आलोचना है, इसे बहुत समय तक तो लोगों की ओर इस सिद्धांत ने आकर्षित किया, किंतु उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्पेंगलर ने संस्कृति एवं सभ्यता की तुलना सावयव से की, जिसे आज कोई स्वीकार नहीं करता। आपने ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष की पुष्टि की और काल्पनिक आधार पर युद्धों से पश्चिमी समाज के विनाश की घोषणा की। स्पेंगलर ने यह भी नहीं बताया कि किसी सभ्यता, समाज व संस्कृति का अंतिम बिंदु कौन सा है जिसके बाद उसका पतन प्रारंभ हो जाएगा। इनके अनुसार पश्चिमी समाज विकास के चरम स्वरूप को प्राप्त कर चुका है। त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अब भी विकास का कार्य तो निरंतर जारी है। तो स्पेंगलर के सिद्धांत को हम पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं मान सकते। उनके सिद्धांत से हमें यह तो अवश्य पता चलता है कि उन्होंने एक चक्रीय सिद्धांत की बात की और इस बात के लिए कहा कि एक चक्र चलता है। नेक्स्ट सिद्धांत हम देखेंगे टॉयनबी का सिद्धांत। ऑर्डिनल जे टॉयनबी एक अंग्रेजी इतिहासकार थे। उन्होंने विश्व की 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया और अपनी पुस्तक का स्टडी ऑफ हिस्ट्री, तो स्पेंगलर की बुक क्या थी? द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, और टॉयनबी की पुस्तक क्या है? द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री में सामाजिक परिवर्तन का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। विभिन्न सभ्यताओं का अध्ययन करके आपने सभ्यताओं के विकास का एक सामान्य प्रतिमान ढूंढा और सिद्धांतों का निर्माण किया। टॉयनबी के सिद्धांत को चैलेंज एंड रिस्पॉन्स अर्थात चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत कहा जाता है। इनके अनुसार प्रत्येक सभ्यता को प्रारंभ में प्रकृति द्वारा एवं मानव द्वारा चुनौती दी जाती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए व्यक्ति को अनुकूलन की आवश्यकता होती है। व्यक्ति इस चुनौती के प्रत्युत्तर में भी सभ्यता व संस्कृति का निर्माण करता है। इसके बाद भौगोलिक चुनौतियों के स्थान पर सामाजिक चुनौतियाँ दी जाती हैं। ये चुनौतियाँ समाज की भीतरी समस्याओं के रूप में तथा बाहरी समाजों द्वारा दी जाती हैं। जो समाज इन चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर लेता है वह जीवित रहता है और जो ऐसा नहीं कर सकता वह नष्ट हो जाता है। इस प्रकार एक समाज निर्माण एवं विनाश तथा संगठन एवं विघटन के दौर से गुजरता है। सिंधु व नील नदी की घाटियों में ऐसा ही हुआ। प्राकृतिक पर्यावरण ने वहाँ के लोगों को चुनौती दी, जिसका प्रत्युत्तर उन्होंने निर्माण के द्वारा दिया। सिंध व मिस्र की सभ्यताएं भी इसी प्रकार विकसित हुई। गंगा व वोल्गा नदी ने भी ऐसी चुनौती दी, किंतु उसका समुचित प्रत्युत्तर वहाँ के लोगों ने नहीं दिया, अतः वह सभ्यताएं नहीं पनपी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि टॉयनबी ने भी चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया। इन्होंने
द स्टडी ऑफ हिस्ट्री में यह सिद्धांत दिया। स्पेंगलर की बुक का भी हमने नाम देखा, उनका सिद्धांत भी देखा। तो इस प्रकार ये दो विद्वान देखे हमने चक्रीय सिद्धांत में, टॉइनबी और स्पेंगलर। आगे हम पेरेटो के सिद्धांत की बात करेंगे। पेरेटो के सिद्धांत को अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत कहा जाता है। पेरेटो ने राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में दो वर्गों की बात की। इन दो वर्गों में वो कहते हैं किस प्रकार सत्ता का संचरण होता है और आपका विकास या परिवर्तन की जो नियम है वो चलता है। तो कल हम पेरेटो और सोरोकिन के सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। सामाजिक परिवर्तन में इन दो सिद्धांतों की बात करेंगे कि किस तरह से पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को समझाया और सोरोकिन ने अपना सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप स्पेंगलर की बुक का नाम भी याद रखेंगे और उनके सिद्धांत को क्या कहते हैं ये भी आप याद रखेंगे। कौन सा सिद्धांत है उनका, तो चक्रीय सिद्धांतकार माने जाते हैं स्पेंगलर और टॉइनबी। टॉइनबी की बुक है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री और स्पेंगलर की बुक है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।